न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीना और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। डाल दें नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। नागपुर में NDPS टीम की बड़ी कार्रवाई, 12 ग्राम MD ड्रग्स सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। मुस्लिम छात्राओं को स्कूल में प्रवेश से वंचित करने पर सचिव और शिक्षिका पर मामला दर्ज। अल्पसंख्यक आयोग के हस्तक्षेप से हुई कार्रवाई। धन के आधार पर स्कूल में प्रवेश न देने पर स्कूल सचिव के खिलाफ मामला दर्ज। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कपिल नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में NDPS टीम द्वारा शनिवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई उज्जवल नगर पानी की टंकी के पास सार्वजनिक सड़क पर सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच की गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में हैप्पी उर्फ सृजन ब्रजेश पांडे, संस्कार लक्ष्मण यादव, रौनक सिद्धार्थ चौधरी शामिल है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 12 ग्राम MD मेफेड्रोन पाउडर, 3 मोबाइल फोन, एक मोपेड और एक मोटरसाइकिल जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग 4,67,000 बताई जा रही है। इसके अतिरिक्त एक वंचित आरोपी प्रीतम बम बोले तलाशी के बाद हिरासत में भी ले लिया गया है। इस संबंध में कपिल नगर पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 364/2025 के तहत NDPS एक्ट की धारा 8/22-29 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित नेटवर्क की भी तलाश कर रही है। पोलीस आयुक्त नागपूर शहर यांचे एक अंमली पदार्थ विरुद्ध विशेष अभियान सुरू आहे, ऑपरेशन थंडर। त्या अंतर्गत आम्हाला चांगल्या कारवाई करण्याचे आदेश केलेले आहेत। तसेच सध्या अंमली पदार्थ विरोधी विशेष मोहीम चालू आहे। त्या अंतर्गत आम्ही अंमली पदार्थ विरोधी गस्त करीत असताना कपिल नगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये उज्जवल नगर, न्यू खसाळा या भागामध्ये गस्त करत असताना आम्हाला 3 लोक संशयित त्यांच्या वाहनाजवळ आढळून आले। त्यांच्याकडे MD असताच आम्हाला दाट शक्यता वाटली। आम्ही 2 पंचासमक्ष त्यांची झडती घेतली असता त्यांच्या ताब्यामध्ये देवाणघेवाण करीत असतानाची एकूण 12 ग्रॅम मेफेड्रोन पावडर, 2 मोटरसायकल आणि 3 मोबाईल असा 3,67,000 रुपयाचा ऐवज मिळून आलेला आहे। तसेच त्यांनी ज्याच्याकडून आलेले आहे तो पाहिजे आरोपी याचा सुद्धा मी यशोधरा नगर हद्दीमध्ये शोध घेऊन त्यास ताब्यात घेऊन कपिल नगर पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात पुढील कारवाई करता दिली आहे। सर, एक लोकांना का आव्हान करायचं असे एक धंदे चालतो, एक मेसेज लोकांना म्हणजे विशेषतः तरुण वर्ग, आज जो आम्ही अटक केलेले आरोपी हा सर्व तरुण 20 ते 25 वयोगटातला असा आहे आणि हे तरुण वर्ग हा अंमली पदार्थाकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये वळत आहे। आमचं या तरुण वर्गाला आव्हान आहे की याच्यापासून आपण दूर राहा, कारण याच्यावर NDPS ऍक्टनुसार जी कारवाई आहे ती तुमची करिअर पूर्ण उद्ध्वस्त करून जाते आणि त्याचप्रमाणे तुमच्या जीवनावर त्याचा गंभीर परिणाम होतो। तुमचा शारीरिक मानसिक तर होतोच होतो, परंतु तुमच्यावर गुन्हे दाखल झाल्यामुळे तुमचे जे करिअर आहे ते सुद्धा उद्ध्वस्त होते। म्हणून तरुणांना, माझं तरुण पिढीला आणि युवा वर्गाला आव्हान आहे की अशा अंमली पदार्थापासून आपण पूर्णतः दूर राहा आणि जर कोणी करताना आम्हाला आढळून आले तर आमच्या NDPS सेल तसेच नागपूर शहर पोलिसांना कळवा। इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। धन के आधार पर भेदभाव का गंभीर मामला सामने आया है, जहां नागपुर के जोरीपटका क्षेत्र स्थित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय में मुस्लिम छात्राओं को प्रवेश वंचित कर दिया गया। इस प्रकरण में स्कूल के सचिव राजेश लालवानी और शिक्षिका सिमरन ज्ञान चंदानी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग को छात्राओं के अभिभावकों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई। आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को जांच के निर्देश दिए। जांच में पाया गया कि आरोप सही है और धन के आधार पर जानबूझकर भेदभाव किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि स्कूल सचिव राजेश लालवानी ने शिक्षकों को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मुस्लिम छात्राओं को प्रवेश न देने का मौखिक आदेश दिया था। कुछ शिक्षकों ने उनके दबाव में आकर मुस्लिम छात्राओं के आवेदन लंबित रखे, जबकि कुछ को सीट की कमी का हवाला देते हुए मना कर दिया गया। स्कूल की प्रिंसिपल गीता हरवानी ने इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आवाज उठाई और आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने स्पष्ट रूप से लालवानी के धर्म विरोधी निर्देशों और शिक्षकों पर बनाए गए अनुचित दबाव की निंदा की। आयोग द्वारा की गई स्वतंत्र जांच में इस शिकायत को सही पाया गया और इसके आधार पर राजेश लालवानी और सिमरन ज्ञान चंदानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। जरीपटका पोलीस स्टेशनला गीता हरवानी, ज्या दयानंद स्कूल आर्य गर्ल्स स्कूलच्या प्रिन्सिपल आहेत, त्यांचा 14 तारखेला तक्रारी अर्ज प्राप्त झाला होता। सदर अर्जामध्ये त्यांनी नमूद केलं होतं की त्यांच्या शाळेमध्ये मुस्लिम मुलींना
त्या मुस्लिम असल्याच्या कारणावरून ॲडमिशन दिले जात नाही आणि अशा सूचना या शाळेचे सेक्रेटरी राजेश लालवानी यांनी दिलेल्या आहेत। सदर तक्रारी त्यांनी अल्पसंख्याक आयोग, बालविकास अधिकारी तसेच एज्युकेशन डिपार्टमेंटला देखील त्यांनी केली होती। त्या अनुषंगाने ह्या तिन्ही विभागांनी शाळेमध्ये भेट देऊन त्या घटनेची सत्यता पडताळली असता त्या घटनेमध्ये त्यांना सत्यता दिसून आल्यामुळे त्यांनी घटना अहवाल करून गीता हरवानी यांना ऑथराईज केलं की शाळेच्या अगेन्स्ट तक्रार देण्यासाठी त्यांनी ऑथराईज केल्यानंतर काल गीता हरवानी यांचं बयान घेऊन आपण शाळेचे सचिव राजेश लालवानी तसेच एक स्कूलचे ॲडमिशन इंचार्ज होत्या टीचर सिमरन तसेच अजून एक टीचर आहे अनिता आर्या यांच्याविरुद्ध आपण BNS 299 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्याचा तपास चालू आहे। नाही, हे कलम 299 दोन धर्मामध्ये धार्मिक तेढ वाढवण्यात, दोन समाजामध्ये धार्मिक तेढ वाढवण्याच्या दृष्टीने जे 299 कलम आहे ते एकच कलम त्याला लागू होते। अब देखते हैं अगली खबर। नागपुर के जरीपटका स्थित दयानंद आर्य कन्या विद्यालय में मुस्लिम छात्राओं को धर्म के आधार पर प्रवेश न देने के आरोप में स्कूल के सचिव राजेश लालवानी और शिक्षिका अनीता आर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। शिकायत विद्यालय की प्रधान अध्यापिका गीता हरवानी ने की थी। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान के निर्देश पर जांच हुई, जिसमें भेदभाव की पुष्टि के बाद IPC धारा 299 सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच जरीपटका पुलिस कर रही है। प्रधान अध्यापिका गीता हरवानी ने इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध किया, लेकिन उन्हें भी मानसिक रूप से परेशान किया गया है। अतः उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ राज्य अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला पुलिस के स्तर तक पहुंच चुका है। ये मामला शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता और समानता के सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। शिकायत विद्यालय की प्रधान अध्यापिका गीता हरवानी ने की थी। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान के निर्देश पर जांच हुई, जिसमें भेदभाव की पुष्टि के बाद IPC धारा 299 सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच जरीपटका पुलिस कर रही है। प्रधान अध्यापिका गीता हरवानी ने इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध किया, लेकिन उन्हें भी मानसिक रूप से परेशान किया गया है। अतः उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ राज्य अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला पुलिस के स्तर तक पहुंच चुका है। ये मामला शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता और समानता के सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। शिकायत विद्यालय की प्रधान अध्यापिका गीता हरवानी ने की थी। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान के निर्देश पर जांच हुई, जिसमें भेदभाव की पुष्टि के बाद IPC धारा 299 सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रकरण की जांच जरीपटका पुलिस कर रही है। प्रधान अध्यापिका गीता हरवानी ने इस भेदभावपूर्ण नीति का विरोध किया, लेकिन उन्हें भी मानसिक रूप से परेशान किया गया है। अतः उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ राज्य अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद ये मामला पुलिस के स्तर तक पहुंच चुका है। ये मामला शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक सहिष्णुता और समानता के सिद्धांतों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। और इसी के साथ आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज नांदेड़ में भाजपा के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सांसद रविंद्र चौहान के नेतृत्व में हुआ। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह की प्रतीकात्मक तस्वीर पर जूते फेंककर अपना आक्रोश जताया। पूरा घटनाक्रम पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है, जिसका नेतृत्व भारतीय सेना के अधिकारी सोफिया कुरैशी ने किया था। इसी ऑपरेशन को लेकर मंत्री विजय शाह द्वारा दिया गया बयान विवादों में आ गया। कांग्रेस ने इस बयान को सेना और महिला अधिकारियों का अपमान बताया है। प्रदर्शन के दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि सेना का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सांसद रविंद्र चौहान के नेतृत्व में हुआ। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह की प्रतीकात्मक तस्वीर पर जूते फेंककर अपना आक्रोश जताया। पूरा घटनाक्रम पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है, जिसका नेतृत्व भारतीय सेना के अधिकारी सोफिया कुरैशी ने किया था। इसी ऑपरेशन को लेकर मंत्री विजय शाह द्वारा दिया गया बयान विवादों में आ गया। कांग्रेस ने इस बयान को सेना और महिला अधिकारियों का अपमान बताया है। प्रदर्शन के दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि सेना का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस सांसद रविंद्र चौहान के नेतृत्व में हुआ। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री विजय शाह की प्रतीकात्मक तस्वीर पर जूते फेंककर अपना आक्रोश जताया। पूरा घटनाक्रम पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ है, जिसका नेतृत्व भारतीय सेना के अधिकारी सोफिया कुरैशी ने किया था। इसी ऑपरेशन को लेकर मंत्री विजय शाह द्वारा दिया गया बयान विवादों में आ गया। कांग्रेस ने इस बयान को सेना और महिला अधिकारियों का अपमान बताया है। प्रदर्शन के दौरान भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि सेना का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हमने ये कांग्रेस पार्टी कार्यालय नया मुंडा में हमने ये जो कर्करोग जैसा विधान विजय शाह जो भाजपा के मंत्री है, इनको हम गधा करके घोषित करते हैं, जिसने हमारी बहन जाबाज बहन हमारी सोफिया कुरैशी इनके बारे में जो कर्करोग जैसा विधान दिया है, हम उसका निषेध करते हैं। हम यहाँ नांदेड़ जिले के खासदार रविंद्र पाटिल चौहान साहब, शहराध्यक्ष अब्दुल सत्तार भाई, माजी उप महापौर गफ्फार भाई और बाकी बालाजी चौहान, गगन यादव, संजय जी वाघमारे, संजय शर्मा, गोविंद पाटिल, इनके सभी के नेतृत्व में हमने यहाँ आज कड़ा निषेध व्यक्त किया है। भाजपा के विजय शाह के विरोध में हम उनको इस्तीफे की भी मांग करते हैं और अगर उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं तो हम भाजपा सरकार का भी निषेध करते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। महाराष्ट्र के नागपुर शहर के कपिल नगर इलाके में एक मदरसे के नाम पर QR कोड के जरिए चंदा इकट्ठा करने वाले एक संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। ये कार्रवाई ATS की सतर्कता के चलते संभव हो सकी। इस मामले में कपिल नगर थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है। इस रैकेट का मुख्य आरोपी मोहम्मद एजाज अंसारी मोहम्मद मुस्ताकीन अंसारी है, जो ज़ीर-ए-हातमाम दारुल उलूम गौसिया इंतजामिया संगठन का पंजीकृत सदस्य बताया जा रहा है। कपिल नगर पुलिस के अनुसार एक धार्मिक संस्था के नाम पर बन रही इमारत की तस्वीर के साथ एक बैनर पर QR कोड लगाया गया था। इस पर ATS कर्मियों को शक हुआ और जांच के तहत उन्होंने उस कोड के जरिए 50 रुपए ट्रांसफर किए। ये रकम स्टार कंप्यूटर सोल्यूशन नामक एक खाते में जमा हुई। जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 2 वर्षों में इस खाते में लगभग 68 लाख रुपए की राशि जमा की गई है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये धनराशि कहां से आई, किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की गई और क्या इसका संबंध किसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधि से है। दिनांक 14 मे रोजी दहशतवादी विरोधी पथक नागपूर यांनी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला की मोहम्मद एजाज अन्सारी राहणार कामगार नगर यांनी त्यांच्या स्वतःच्या फायद्याकरता ज़ीर-ए-हातमाम दारुल उलूम गौसिया इंतजामिया संस्था गौसिया मदरसुल बनाम लेडीज या संस्थेचा 3 नोंदणीकृत सदस्य आहेत। त्या व्यतिरिक्त मोहम्मद एजाज अन्सारी यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी त्या मदरसेच्या वरती एक स्वतःचा बोर्ड लावला आणि सांगितलं की यामध्ये आपण देणगीच्या स्वरूपात पैसे वगैरे पाठवू शकता। ते मागील 2 वर्षामध्ये याचं एकूण 68,59,00,000 एवढं ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे। त्यावरून त्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी हे केल्यामुळे त्याच्यावर 314, 316 आणि 318 BNS कलम अन्वयाने गुन्हा दाखल झालेला आहे। आमचा तपास हे आहे की या 2 वर्षामध्ये या संस्थेसाठी किंवा या QR कोडच्या माध्यमातून किती रुपयाचं जे ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे हे अवैधरित्या काही यामध्ये ट्रान्झॅक्शन झालं आहे का किंवा झालेली अमाऊंट ही इतरत्र कुठे काही वापरल्या गेली का याचा तपास आम्ही करत आहोत। आणि अधिक इन्क्वायरी कोण कोण करत आहे याच्यामध्ये? तपास तर आम्ही करत आहोत। यामध्ये सुरुवातीला इन्क्वायरी दहशतवादी विरोधी पथक यांनी केलेली आहे आणि त्यांनी आमच्याकडे रिपोर्ट दिला आहे, त्यानुसार आता आम्ही पण त्याचा तपास चालू करू। अब देखते हैं अगली खबर। आदर्श इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज थाना जवाहर नगर की 10वीं कक्षा की छात्राओं ने इस वर्ष महाराष्ट्र राज्य बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया है। कुल 39 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें से सभी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष भी छात्राओं ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर लड़कों को पीछे छोड़ दिया। परीक्षा में 21 छात्राएं प्रावीण्य सूची में शामिल हुई। 12 छात्राओं ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की और 6 छात्राएं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। छात्राओं ने सफलता का श्रेय स्कूल के संचालक, प्राचार्य और शिक्षकों को दिया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी लड़कियों ने परिणामों में उत्कृष्टता दिखाई है, जिससे विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और शिक्षकों के अथक परिश्रम की सराहना की। और क्या एक साथ उसमें लड़कियां हैं प्रोनिता और सेकंड उन्नति टंडन। इनको
91.50% मिले। सेकंड रैंक में जो लड़के हैं उसमें एक लड़का और लड़की 2 जन आए हैं जिन्होंने 91 स्कोर किए। उसमें आदर्श और नूपुर ये सेकंड रैंक पे है, और थर्ड रैंक पे जो आई है वो लड़की 90% लिया है, वो अक्षरा है। आदर्श इंग्लिश स्कूल कक्षा 10वीं से सेकंड रैंक में नूपुर और आदर्श, क्या बताना चाहेंगे? इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? Okay, first of all, I am Adarsh Rangari. I completed my 10th in Adarsh English School, and I want to give Shreya. I want to give my share to the school that they provided us the surrounding for the perfect study, the school director, the school principal, all the teaching staff who taught us very well and guided us in every step of our life, and the non-teaching staff who provided us the surrounding which help us to be that powerful that we can attain this much of marks. So that's why I am so grateful of my school. And secondly, I want to thank my parents. The parents always supported me for doing study my well, and from this all the supports, all the surrounding supports, I am that able that I attained this much of percentage in my boards exam. So I want to thank them all. थैंक यू। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं सभी टीचर्स वगैरह सभी को देना चाहती हूँ। सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, और खासकर सभी टीचर्स, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ, सभी टीचर्स ने दिया। और सेकंड हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू। थैंक यू। ये सक्सेस जो आपको मिला है, तो ये सक्सेस बाकी और आने वाले सभी बच्चों को मिलना चाहिए। तो आपने ये सक्सेस कैसे आपने इसमें ये किया है, यानी ये सक्सेस मिलाने के लिए आपने क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या चीज़ें की है, तो वो क्या बताना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने बहुत स्टडी किया, बहुत फोकस किया स्टडी में, और बहुत कॉम्पिटेंट नर्सरी से लेकर 10th तक यहाँ पर ही पढ़ी हूँ, और मैंने 90.80 स्कोर किए हैं, सेकंड रैंक आया है। और मैं आपको बताऊंगी साइंस और मैथ्स के बारे में। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स के हर चैप्टर के आप फॉर्मूलेस एक नोट्स बनाओ, जिससे कि आपको इजीली सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। और जब अगर आपको फॉर्मूले लर्न ही नहीं रहेंगे तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, और आपको पेपर में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। तो उसे 1 to 1 सॉल्व कर, हर चैप्टर के फॉर्मूलेस आप लर्न करो, उसे प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चंस न्यू क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पिछले साल के बोर्ड के पेपर है, प्री बोर्ड्स एग्जाम है, उसके क्वेश्चंस पेपर को आप सॉल्व करो और देखो कि भाई आपको कितना आता है। और साइंस की बात करें तो साइंस में बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा बोर्ड के पेपर में आते हैं, और न्यू आते हैं, तो वो उसके लिए भी फॉर्मूले लिख कर रखो, हर नोट्स बना के रखो हर चैप्टर्स के, जिससे कि आपको इजी हो जाए। और साइंस को हम अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सको, जिससे कि आपको इजीली उसे और अच्छे से इंटरेस्टिंग बना सको और आपको और अच्छे से समझ पाए। थैंक यू। अब इसी के साथ देखते हैं हमारी अगली खबर। शहर के सकरदरा चौक स्थित गायकवाड़ अस्पताल के पास बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब सारंग गैस एजेंसी में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ये घटना रात करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच हुई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार गैस एजेंसी में रखे सामान में अचानक आग लग गई। समय रहते अग्निशमन दल को सूचना दी गई और आग पर काबू पा लिया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। फिलहाल आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी बताई जा रही है। नुकसान की लागत का आकलन जांच पूरी होने के बाद किया जाएगा। गनीमत रही कि घटना के समय एजेंसी में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। स्थानीय लोगों की सतर्कता और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने मौके को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखते हैं अगली खबर। शहर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए समर्पण सेवा समिति द्वारा संचालित ठंडे पानी की प्याऊ का शुभारंभ हर वर्ष की परंपरा अनुसार इस बार भी भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार 16 मई को दोपहर 3:30 बजे किया गया था। ये प्याऊ राहगीरों को भीषण गर्मी में ठंडे पानी की राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस वर्ष प्याऊ का उद्घाटन डॉक्टर शिरीष चांडक द्वारा अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री नरसिंह दास चांडक की पावन स्मृति में किया गया। आयोजन स्थल हिमालय कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी नंबर 2, अंबेडकर चौक, नागपुर, डॉक्टर शिरीष चांडक के क्लिनिक के सामने रखा गया था।
समर्पण सेवा समिति के सचिव नरेश जुम्मानी ने सभी नागपुर वासियों और समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस प्रकार के परमार्थ के कार्यों में बढ़-बढ़कर भाग लें और मानव सेवा को अपना धर्म बनाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी एवं संस्था के सदस्य उपस्थित रहे और इस मानवीय पहल की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार 16 मई को दोपहर 3:30 बजे किया गया था। ये प्याऊ राहगीरों को भीषण गर्मी में ठंडे पानी की राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस वर्ष प्याऊ का उद्घाटन डॉक्टर शिरीष चांडक द्वारा अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री नरसिंह दास चांडक की पावन स्मृति में किया गया। आयोजन स्थल हिमालय कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी नंबर 2, अंबेडकर चौक, नागपुर, डॉक्टर शिरीष चांडक के क्लिनिक के सामने रखा गया था। समर्पण सेवा समिति के सचिव नरेश जुम्मानी ने सभी नागपुर वासियों और समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस प्रकार के परमार्थ के कार्यों में बढ़-बढ़कर भाग लें और मानव सेवा को अपना धर्म बनाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी एवं संस्था के सदस्य उपस्थित रहे और इस मानवीय पहल की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार 16 मई को दोपहर 3:30 बजे किया गया था। ये प्याऊ राहगीरों को भीषण गर्मी में ठंडे पानी की राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस वर्ष प्याऊ का उद्घाटन डॉक्टर शिरीष चांडक द्वारा अपने पूज्य पिता स्वर्गीय श्री नरसिंह दास चांडक की पावन स्मृति में किया गया। आयोजन स्थल हिमालय कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी नंबर 2, अंबेडकर चौक, नागपुर, डॉक्टर शिरीष चांडक के क्लिनिक के सामने रखा गया था। समर्पण सेवा समिति के सचिव नरेश जुम्मानी ने सभी नागपुर वासियों और समिति के सदस्यों से आग्रह किया कि वे इस प्रकार के परमार्थ के कार्यों में बढ़-बढ़कर भाग लें और मानव सेवा को अपना धर्म बनाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज सेवी एवं संस्था के सदस्य उपस्थित रहे और इस मानवीय पहल की सराहना की। नमस्कार, मेरा नाम प्रवेश ठावले। जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही नेक काम है और हमारा जनरेशन भी इसमें आगे बढ़ेगा, हम लोग भी इसमें सपोर्ट करेंगे और हमारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा आगे से। धन्यवाद। जय श्री राम। मेरा नाम महेंद्र गुप्ता है। मैं समर्पण सेवा समिति का उपाध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था हर साल की तरह इस साल भी जगह जगह पानी के प्याऊ, गर्मी के समय में पानी का प्याऊ और लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए छाछ वितरण का कार्यक्रम हम लोग हर साल करते हैं। और एक जगह नहीं, हर जगह, जैसे शांति नगर में, विनायकी मंगलवारी में, अपना विनायकी मंगल कांजिया चौक, इसके बाद हम लोग बरगद चौक, ऐसे कई जगह करते हैं। हमारे समर्पण सेवा समिति के प्याऊ 7 जगह खुले हुए हैं। जैसे शांति नगर में भी खुला हुआ है, जैसे यहाँ है, ऐसे और भी जगह खुले हुए हैं। और अभी हम लोग सब कोई यहाँ पर समर्पण सेवा समिति के सभी पदाधिकारी छाछ वितरण कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं और सभी को छाछ वितरण करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम शिरीष नरसिंह दास चांडक है और मेरा लेबोरेटरी यहीं पर है। प्याऊ के बाजू में लेबोरेटरी है। जैसा कि हम लोग समर्पण सेवा समिति से जुड़े हुए काफ़ी साल से, और हमारे समर्पण सेवा समिति का मेडिकल बैंक ऑलरेडी बहुत सालों से चल रहा है, जिसमें हम लोग मरीजों को नाम मात्र शुल्क पे एकदम फ्री, इस पे उनको बेड हो गया, कोमोड हो गया, व्हील चेयर हो गया, जिनको भी लगता है घर में सबको, उसके अलावा जो भी लगता है मेडिकल से रिलेटेड जो भी सब चीज़ें वो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अभी गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा था, तो हमारे पूज्य पिताजी के, स्वर्गीय पिताजी के याद में हम लोग थोड़ा सा एक समर्पण सेवा समिति के माध्यम से ये चाहते हैं कि भैया लोगों को ठंडा पानी मिले, जो भी जाते आते रहे, तो उसी उद्देश्य से किया है ये शुरू। और ये मैं चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूस चलता रहे और लोग इसका पूरा लाभ लेवे। धन्यवाद, थैंक यू। नरेश जुम्मानी, समर्पण सेवा समिति सचिव। जैसा कि प्रत्येक वर्ष अनुसार समर्पण सेवा समिति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक पे गर्मी से राहत के लिए राहगीरों के लिए ठंडे पानी की मशीन का उद्घाटन प्रतिवर्ष करती है। इस वर्ष भी ठंडे पानी की मशीन यहाँ पर लगा करके आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है, जिससे गर्मी के अंदर में राह चलते राहगीरों को राहत मिलती है। एवं पानी, शीतल पानी पीने के बाद में जो हृदय शीतल होता है, तो उनके दिल से यही दुआ निकलती है कि जिस किसी व्यक्ति ने यह व्यवस्था की है उसके परिवार सुखमय जीवन से रहे। तो इसी कारण हम प्रत्येक वर्ष समर्पण सेवा समिति के माध्यम से
प्रत्येक बार अलग अलग परिवार के सौजन्य से इस प्याऊ का उद्घाटन हम करते हैं और इस वर्ष भी हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। जिले के जोगलदरी गांव में शुक्रवार को एक नर नीलगाय प्यास से बेहाल होकर पानी की तलाश में एक गहरे कुएं में गिर गई। ये दृश्य स्थानीय ग्रामीणों के लिए बेहद दर्दनाक और स्तब्ध करने वाला था। हालांकि नीलगाय की जान बचा ली गई, लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन ने वन विभाग की गंभीर लापरवाही और अव्यवस्था को उजागर कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तो उनके पास मजबूत रस्सी थी, न क्रेन और न ही रेस्क्यू के लिए जरूरी उपकरण। हैरानी की बात यह रही कि लाखों करोड़ों के बजट के बावजूद भी विभाग जमीनी स्तर पर तैयार ही नहीं था। रेस्क्यू जैसे गंभीर काम के लिए ना प्रशिक्षित स्टाफ, ना कोई पूर्व योजना। परिणाम स्वरूप नीलगाय को बचाने की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों को उठानी पड़ी। वन विभाग की ओर से किए गए प्रयास आधे अधूरे और सिर्फ औपचारिकता निभाने जैसे थे। इस घटना में भले ही जानवर की जान बचा ली गई, लेकिन वन विभाग की व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या वन विभाग को केवल रिपोर्ट और प्रेस नोट तक सीमित रखा जाएगा या फिर व्यवस्था को जवाबदेह बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई वन्यजीव अव्यवस्था का शिकार न हो। सरकार और संबंधित अधिकारियों से तत्काल संज्ञान लेने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। ये दृश्य स्थानीय ग्रामीणों के लिए बेहद दर्दनाक और स्तब्ध करने वाला था। हालांकि नीलगाय की जान बचा ली गई, लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन ने वन विभाग की गंभीर लापरवाही और अव्यवस्था को उजागर कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तो उनके पास मजबूत रस्सी थी, न क्रेन और न ही रेस्क्यू के लिए जरूरी उपकरण। हैरानी की बात यह रही कि लाखों करोड़ों के बजट के बावजूद भी विभाग जमीनी स्तर पर तैयार ही नहीं था। रेस्क्यू जैसे गंभीर काम के लिए ना प्रशिक्षित स्टाफ, ना कोई पूर्व योजना। परिणाम स्वरूप नीलगाय को बचाने की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों को उठानी पड़ी। वन विभाग की ओर से किए गए प्रयास आधे अधूरे और सिर्फ औपचारिकता निभाने जैसे थे। इस घटना में भले ही जानवर की जान बचा ली गई, लेकिन वन विभाग की व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या वन विभाग को केवल रिपोर्ट और प्रेस नोट तक सीमित रखा जाएगा या फिर व्यवस्था को जवाबदेह बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई वन्यजीव अव्यवस्था का शिकार न हो। सरकार और संबंधित अधिकारियों से तत्काल संज्ञान लेने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की जा रही है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच